प्यारे बच्चे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। देवेश कुमार, अर्पिता, गौरव सिंह, संतोष, राम बहादुर, मोनिका, ऋषभ, अक्षय, सनी, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। लव यू ऑल। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में और मध्यकालीन भारत को पढ़ने से भी पहले आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आपकी प्यारे बच्चे बढ़ा दी गई हैं। और ये खबर शायद आप सब लोगों के पास पहुंच चुकी होगी, तो एक बार चीयर्स करें। क्योंकि किसी भी भर्ती में, जैसे कि मान के चलो आपका 25,000 से सीधी भर्ती बढ़ा करके लगभग 45,000 के आसपास हो गई, तो ये बहुत बड़ी खुशी है, खुशी का माहौल है। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे अब भी आप अगर इतनी बड़ी वैकेंसी में भी चूकेंगे तो ये आपका अपना नुकसान हो तो है ही है, और शायद आपको इतना बड़ा मौका आगे मिले या ना मिले। अब बात आती है कि आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जिन्होंने फोकस करके तैयारी शुरू कर दी कि भी हम लड़ेंगे, कितनी भी वैकेंसी हो, 25,000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो काम है भैया, हमको लड़ना है। लड़ने के लिए आप तैयार, वो अच्छी बात है। अभी आप लोगों को फायदा मिला, कहते हैं कि जो समय से मेहनत करता है उसको फायदा मिलता है। तो आप वो लोग हैं। अभी बहुत सारे बच्चे लगेंगे तैयारी में, उनको लगेगा यार वैकेंसी बढ़ गई, हम भी पढ़ लेते। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मजे की बात है। अभी शुरू करेंगे भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। दोनों ही नाम आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चे, अरब और तुर्क। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या आपका मध्यकालीन भारत को, मिडाइवल हिस्ट्री को, जिसको मैं आपको बोलूं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम इसको बोलते हैं, या मध्यकालीन भारत भी इसको हम बोलते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, ये कहाँ से कहाँ तक होगा भैया? तो समझना, ये होगा आपका मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 712, 712 सन 712 से लेकर के और 1707, जब तक औरंगजेब की मौत होगी, 1707 एडी तक। ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इसी को हम मध्यकालीन भारत का इतिहास बोलते हैं। इसमें बहुत कुछ होगा। जैसे अगर मैं बात करूं सन 712 से क्या क्या होगा, इसी में प्यारे बच्चे अरब लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत पर जो अरब आक्रमण होगा, अरब के बाद में हम फिर तुर्क आक्रमण भारत पर जो होगा उसको पढ़ेंगे, जो टर्किश अटैक हुआ। फिर इसमें पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर प्यारे बच्चे हमारे चार वंश आएंगे, सॉरी पांच वंश आएंगे, चार बोल रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत पर पांच वंश आएंगे हमारे, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। और उसके बाद में फिर दिल्ली सल्तनत के बाद में यहाँ पर मुगल साम्राज्य आएगा। क्या बोलेंगे? मुगल साम्राज्य आएगा। तो ये मुगल साम्राज्य तो रहेगा आपका 1857 तक, लेकिन मध्यकालीन भारत हम बोलेंगे 1707 तक। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु तक का। तो दिक्कत बोलेंगे आगे। तो बहुत बढ़िया है, आज संविधान दिवस है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। और संविधान दिवस से मतलब है प्यारे बच्चे कि हम सबको एक सूत्र में पिरोने वाला कानून। बहुत सारे हमारे जो विशेषज्ञ थे, इन्होंने इसके बारे में सोचा, इसको डिजाइन किया, बहुत सारे लोगों ने मस्तिष्क लगाया। जैसे आप में से बहुत सारे लोग, जो नई युवा पीढ़ी है, वो ये सोचती होगी ये उधार का एक थैला है, इसमें सब कुछ उठा लिया गया। उठाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए दुनिया से अगर हम अच्छी चीजों को लेते हैं तो ये बढ़िया बात है। भगवान श्री राम के मार्ग का अनुसरण अगर कोई करे तो वो एक चरित्र का, सच्चे चरित्र का मार्ग हो गया, यानी इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। दुनिया में कहीं कुछ बेहतर था तो उसका हमने समावेश किया। हमारे लोगों ने एक भाव ऐसा पैदा किया कि सब लोग बराबर हो पाए। जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर उठने का मौका दिया जाए, जो लोग ऊपर हैं वो भी अपनी तरक्की करते रहें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बहुत मशक्कत की कि जो लोग नीचे, जिन लोगों का दमन हुआ है, उन लोगों को ऊपर उठा के लाया जाए। और भी बहुत सारे हमारे लोगों ने हर वर्ग की चाह की कि सब लोग समान एक भारत को देखें। तो आज संविधान दिवस के मौके पर मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि भारतवर्ष चाहे जैसा भी है, बहुत सारे लोग इसमें विदेशी मत शामिल करते हैं कि ऐसा है वैसा है, हमारे यहाँ ये कमी, जो कुछ भी है, बदलना किसको है? बदलना मेरे दोस्त हम ही को है। अपने देश भारत को अगर कहीं कहीं कोई लगता है मानवीय कोई भूल है, या कोई त्रुटि है, कोई एरर है जो हम इंसानों से होती है, हम उसको मिल के दूर करें। ठीक है,
आगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहले हम अरब आक्रमण को पढ़ेंगे। लेकिन अरब लोग कौन है? तो आप लोग कहेंगे भैया ये सब लोग कौन है? ये मुस्लिम है। कौन लोग हैं? ये मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम क्या भारत में हमेशा से थे? नहीं। अगर हम भारत की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो शुरुआत में जो मुस्लिम आपके आक्रमणकारी आए, लुटेरे आए, इन्होंने तलवार के दम पे इस्लाम को भारत में फैलाया। बोले कि अगर तुम इस्लाम नहीं स्वीकारोगे तो तुम्हारे गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी जाएंगी। काफिरो, हिंदुओं, तुम्हारी गर्दनें अलग कर दी जाएंगी। तो इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ है दुनिया में, तो तलवार के दम पर हुआ। भाई जो मोहम्मद साहब थे, छोटा सैनिरियो समझना, और जिनमें बुद्धि नहीं है वो अपनी बुद्धि लगाना मत, जिनके अंदर बुद्धि है वो थोड़ा सा समझे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 570, महात्मा बुद्ध को छोड़े, अब आते हैं हम हजरत मोहम्मद साहब पर। हजरत मोहम्मद साहब पर, यानी 1000 सालों का अंतर है महात्मा बुद्ध और हजरत मोहम्मद साहब में। तो वो तो 483 में एक्सपायर हो गए थे, 570 में इनका जन्म हुआ हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। और 610 में क्या हो गया? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें मैं आपको जब सारे धर्म पढ़ाऊंगा ना, मैं एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा सारे धर्म आपको, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी और जो धर्म है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब एक क्लास में। अभी सिर्फ समझे, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ, 670 में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और 670 में ज्ञान प्राप्त होने, सॉरी 610 में ज्ञान प्राप्त होने के बाद 622 में चला था हिजरी संवत। यानी जब इनके फॉलोअर्स बढ़े और लोग इनकी शिक्षाओं को मानने लगे, तो इनको मक्का, जिस शहर में इनका जन्म हुआ था, मक्का को छोड़ के इनको मदीना जाना पड़ा। सऊदी अरब में पड़ते हैं दोनों जगह, मक्का और मदीना। तो जब ये मदीना गए तो 622 में गए, इसी को हिजरी संवत कहते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? और फिर बाद में क्या हुआ? 632 में एक्सपायर। इस बात से आपको लेना देना क्या है भैया? हम ये बात क्यों जान रहे हैं वर्षों को? तो यानी कि 570 एडी है। आज से कितने साल पहले हुआ, पहले तो ये मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया जी आज 570, आज चल रहा 2022, यानी लगभग 1500 साल पुराना इस्लाम है। कितने साल पुराना भाई? अगर मैं बोलूं 500 में ये था, 2022 आज चल रहा है, तो 2022 लगभग 1500 साल, यस और नो? हाँ भैया जी, लगभग 1500 साल। तो इनकी जो शिक्षाएं थी हजरत मोहम्मद साहब की, जो इन्होंने पवित्र ग्रंथ कुरान को लिख करके दी, कुरान को फोकस में रख के, जो लोग फॉलो करते हैं कुरान को, वो लोग सब जानते हैं पवित्र ग्रंथ है, इसकी शिक्षाएं बड़ी अच्छी, और लगभग बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं जो हमारे, आप देखोगे प्राचीन काल से सभी धर्मों में होती है। अच्छाई, सच्चाई और धर्म, वो एक ही रास्ता दिखाता है। वो चाहे बात करेंगे किसी भी धर्म का हो, सभी का एक रास्ता था। लेकिन होता क्या है, अब सुनना, इन लोगों के अंदर जो होड़ पैदा हुई, वो लोग कौन थे? मोहम्मद साहब तो एक्सपायर हो गए, और मोहम्मद साहब के बाद में अब बात आई कि मोहम्मद साहब जैसी ताकत किसके अंदर होगी? अब इनकी जगह कौन लेगा? उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उत्तराधिकारी बने खलीफा। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप जाने कि मोहम्मद साहब के बाद में उत्तराधिकारी कौन बने। फटाफट से बोले कमेंट सेक्शन में, खलीफा। खलीफा को माना गया कि ये सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद है। 4 खलीफा हुए इस्लाम जगत में। तो बात है कि खुद मुस्लिम भी 2 हिस्सों में बट गए, शिया और सुन्नी। शिया लोग जो थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, जिनकी संख्या कम है, 20%। सुन्नी लोग थे जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, 80%।
तो ये खलीफाओं का जो दौर चला, इन्होंने इस्लाम का जो प्रचार प्रसार किया, लोगों को फंडिंग दे करके ये बोला गया कि आप आक्रमण करें, आप धन को लूट करके आए और इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो इसी क्रम में जब इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तो कैसे प्रचार प्रसार शुरू हुआ भारत में? बहुत सारे लोग बोलते नहीं जी अच्छे तरीके से, नहीं मेरे दोस्त, तलवार के दम पर हुआ, आपकी गर्दनें काट करके हुआ। हिंदुस्तान में कौन लोग हैं इस, आपका अगर बात करें हम प्राचीन सभ्यता की, तो यहां ये लोग कन्वर्ट कैसे हो गए, कैसे बदल गए? भारत में इतने सारे ईसाई कहां से आ गए? तो मैं आपको बताऊंगा, स्टीफन थॉमस जैसे, रॉल्फ फिंच जैसे लोग जब देश में आए 1579 और 1583 में, लोगों को बदला गया। ईसाई मिशनरी आए, जो गरीब लोग थे उनको पैसे दिए गए, बोले तुम ईसाई धर्म अपना लो, क्या मिलता है तुमको इस हिंदू धर्म में, क्या ही प्राप्त होता है तुमको? ऐसे ही ये प्रोसेस हमको सारा समझना है, ध्यान देखना, ये प्रोसेस हमको सारा समझना है। तो इन लोगों में सबसे पहले कौन आएगा? भारत में आक्रमणकारी अरब आएंगे, फिर तुर्क आएंगे, और फिर दिल्ली सल्तनत होगी, फिर आपका मुगल साम्राज्य। तो अभी शुरू करें प्यारे बच्चे, बिल्कुल वैकेंसी बढ़ गई है, मैंने क्लास की शुरुआत में ही इसको अनाउंस कर दिया है, और ध्यान से देखना। भारत पर अरब आक्रमण, अरब, ये अरब लोग हैं कहां के? तो अरब लोग कहां के हैं? अरबी हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आप लोगों से प्यारे बच्चे, जैसे इसमें हम बात करते हैं आपका, ध्यान से देखना, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा प्यारे बच्चे, सब कुछ हम मैप से समझते हुए चलेंगे। अरबियों की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, अगर अरब कंट्रियों की मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, हिंदुस्तान, अरब कंट्रीज ऑन वर्ल्ड हम देखेंगे, ये अरब कहां पर है? तो जो ये अरब के देश हैं प्यारे बच्चे, आप लोग देख पाएंगे यहां पर ध्यान से, हिंदुस्तान जानते हैं आप कहां पर स्थित है? देखना एक बार, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कहां की, मैं बात करूं आपसे हिंदुस्तान की, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान है, दिख भी नहीं रहा होगा, सीन टू पे दिखा दें एक बार, ये क्या है? ये अपना प्यारा हिंदुस्तान है। अरे भैया ये तो कोई और आ गई, चलो इन पे फोकस मत करना, मोहतरमा पे, ये समझे, ये अपना हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के पड़ोस में ये अरब कंट्रीज हैं। तो यहां से अरबी आए, कहां से अरबी आए? ये भारत में आए, और भारत आने का एक रास्ता है यहां से खैबर दर्रा, भारत आने का एक रास्ता है खैबर दर्रा, देखेंगे प्यारे बच्चे ध्यान से, वापस आएंगे क्लास पर। कुछ लोग मैडम जी को देखने लगे होंगे, मैडम जी कौन आ गई जी बीच में, तो पढ़ाने के लिए आई हैं तुमको। तो भारत पर अरब आक्रमण हुआ, उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ लूट और इस्लाम धर्म का प्रचार। हाँ वैकेंसी बढ़ गई है यार, ठीक है, चीयर अप, 45,000 वैकेंसी है, अब दम दिखा देना अपना, कितना दम है। पहला अरब आक्रमण जो भारत पर हुआ वो 711 में हुआ, अबेदुल्ला नामक व्यक्ति ने किया, असफल हो गया, असफल हो गया। दूसरा अरब आक्रमण 711 में फिर से एक बुदैल नामक आदमी को भेजा गया, असफल हो गया। तीसरा अरब आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया और यह सफल हुआ। तो पहला सफल आक्रमण कब हुआ है? यह किया है मोहम्मद बिन कासिम ने, और मोहम्मद बिन कासिम को ही हम कहते हैं प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी है। कौन था ये? अल हजाज का सेनापति था, और खैबर दर्रे से भारत आया। खैबर दर्रा यानी कि जो हमारा सिंध था,
सिंध क्षेत्र में आपको बता दूं, बार बार नाम आएगा सिंध क्षेत्र का। ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार ताकि इमेज आपके लिए बने। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ये वो इतिहास है जो आपकी जड़ों का इतिहास है। सिंध इतिहास, जिसमें राजा दाहिर की सिर्फ एक लाइन आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, देखो आज का पाकिस्तान आप देख पाते हैं, आज का भारत भी आप जानते होंगे, लेकिन ये सिंध क्या था? तो जो आज का पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, आज का पाकिस्तान है। ये देखो, इसमें सबसे अच्छा दिख रहा है यहां पे, ये देख पा रहे हैं आप? ध्यान से देख लेना। ये जो प्यारे बच्चे हमारा, ये आपको जो गुलाबी से रंग का दिख रहा है, ये क्या है? ये सिंध क्षेत्र है। ग्रीन कलर में अपना भारत है, और ये गुलाबी क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये सिंध है। तो सिंध से यहां जोड़ता था आपको, अगर हम बात करें खैबर दर्रे की, खैबर दर्रा, दर्रा मतलब दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता। ठीक है, इतनी बात हुई। अब ये खैबर दर्रे से भारत आया, तो भैया ये अल हजाज ने इसको यहां क्यों भेजा? तो इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी क्या है ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊंगा एक बार। वो कहानी है मेरे दोस्त देवल बंदरगाह की। इसकी देवल बंदरगाह की वो कहानी है। भैया दिखाएं एक बार, ये देवल बंदरगाह क्या है, क्या बवाल है, समझना एक बार। या सिर्फ देवल लिख लेते हैं, उससे जल्दी आ जाए। देवल बंदरगाह कहां पर है? ये देखो, ध्यान से देखना। ये दिख पा रहा है आप लोगों को मैप? अब समझना प्यारे बच्चे, यहां पर ये है देवल बंदरगाह। ये कहां से आए? अरबियों से आए। भारत और अरब का होता था व्यापार। भारत और अरबियों का क्या था? आपस में व्यापार था। और ये अल हजाज था एक खलीफा, जिसके पास इस्लाम की शक्तियां थी अरब में। दोनों का आपस में क्या था? बिजनेस था। अब एक जहाज इनका आ रहा था यहां पर, अरबियों का एक जहाज यहां से गुजर के जाता था इधर। तो ये जो जहाज यहां था, इस जहाज को प्यारे बच्चे लुटेरों ने लूट लिया, क्योंकि यहां पर राजा दाहिर थे सिंध में। कौन थे? राजा दाहिर। तो आरोप लगा कि राजा दाहिर के लोगों ने इस जहाज को लूटा है, राजा दाहिर के लोगों ने। अल हजाज ने बोला, मैसेज भिजवाया राजा दाहिर को, बोले जी लूट आपके क्षेत्र में हुई है, आप जिम्मेदार, और आपको भरपाई करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। राजा दाहिर ने कहा, तू कौन है भाई? हु आर यू? कहने वाला अल हजाज। राजा दाहिर ने कहा, बेटा बहुत मारूंगा, वहीं रहना, आना भी मत। आप कहोगे भैया राजा दाहिर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस? मेरे दोस्त, आपको जिनको छोटा दिखाया गया ना, ते महान शासक ही रहे। राजा दाहिर हिंदुस्तान के एक महान शासक रहे हैं। अबेदुल्ला और बुदेल बहुत बड़ी शक्तियां लेकर के भारत में आए, लेकिन उन्होंने नहीं जीतने दिया। इनकी रानी ने युद्ध लड़े भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, कि भारत में किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन प्यारे बच्चे, कहते ना कि हमारी कमी रही है, हम एक नहीं है, हम एक नहीं है, हम बिखरे हुए लोग हैं। उसी का फायदा इनको हुआ। कोई व्यक्ति कब तक लड़ सकता है? एक बच्चे ने पूछा खलीफा कौन है, तो मैं आपसे बोलूंगा मूर्खो, सारी बात, सारी क्लास ध्यान से सुना करो। खलीफा मैंने बोला इस्लाम जगत में सर्वोच्च शक्ति मोहम्मद साहब के बाद में जिसको कहा गया, वही खलीफा है। 1924 में इस पद को भी खत्म करवाएंगे, खलीफा पद को भी। बस आप ध्यान से सुनते रहे, मोहम्मद साहब के बाद में उत्तराधिकारी हैं। तो देवल बंदरगाह की बात समझे आप लोग या नहीं? तो डिमांड कहां की गई थी? देवल बंदरगाह की लूट की। तो अल हजाज ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को,
पहले वाले लोग भी अल हजाज ने ही भेजे, पहले वाले लोग भी अल हजाज ने ही भेजे। ये एक राजा के पद पर, समझ रहे हैं, ध्यान से समझना, एक राजा के पद पर था और इसी ने भेजा, आप समझे किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। आगे आएंगे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां सूर्यमला और परिमला थी। सूर्यमला और परिमला थी। अभी देखा आप लोगों ने, अब से नहीं हुआ अत्याचार, आप लोगों की आंखें आज नहीं खुली, अत्याचार बहुत पहले से है। अल हजाज ने बोला, जो इनका खलीफा, सर्वोच्च खलीफा था, तो खलीफा को ये लड़कियां ले जाकर के पेश करते थे कि ये पवित्र लड़कियां हैं, वर्जिन है लड़कियां, जिन्होंने आज तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। ऐसी लड़कियों को खलीफा के लिए लेकर के जाया जाता था कि दुनिया में कहीं भी आक्रमण किया और लड़कियां ले गई। ऐसे ही ये दो बेटियां ले जाई गई हमारी, सूर्यमला और परिमला। ध्यान से देखना। अब आते हैं वापस। पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर किया था। इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण कहां पर किया, यह सिंध क्षेत्र पर किया, देवल बंदरगाह पर। और प्यारे मित्र, देवल बंदरगाह कहां है आपका, अभी मैंने आपको दिखा दिया था। फिर नीरम बौद्ध स्थल पर, देवल बंदरगाह से आगे ही प्यारे मित्र क्या था, नीरम बौद्ध स्थल था। जैसे ही आप इधर चलेंगे, ये देवल है, सीन 2 पर दिखाएंगे। देवल से आगे प्यारे बच्चे, यहां राजा दाहिर की राजधानी थी, यहीं पर शहर था ब्राह्मणाबाद, और यहीं पर नीरम बौद्ध स्थल था, जिसको फिर निशाना बनाया गया और तब अंदर जाया गया। ठीक है, वापस आएंगे। सिंध पर जजिया कर लगाया किसने, ये लगाया आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया का अपना एक इतिहास है, जजिया का अपना एक इतिहास है। जजिया समझना, ये क्या कॉन्सेप्ट है। जजिया का मतलब था प्यारे बच्चे, जजिया का मतलब था, किस पर लगता था ये, गैर मुस्लिम पर। बोले या तो मुस्लिम बनो या दो जजिया, यानी हिंदू को तो जजिया देना पड़ेगा। अब जिस घर की हालत कमजोर होती है, जिसके पास खाने तक को ना हो, जिसके पास कुछ हो ना सोचने तक को, वो आदमी क्या सोचेगा, यार क्या धर्म है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अपना पेट पालना है। और बोला क्या जजिया देते हैं यार, इससे अच्छा टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या बन जाते हैं, मुसलमान ही बन जाते हैं, क्या होगा, हमारे पास तो खाने को नहीं है, हमारे हिंदू और मुसलमान होने से क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने जजिया देना शुरू किया। ये वो टैक्स है जिसने इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर किया। दमनकारी नीति, गर्दन कटने का डर और साथ में जजिया देने का डर, इस्लाम को स्वीकार किया। जजिया सिंध पर अगर हम बात करें, जो सिंध क्षेत्र है मैंने आपको अभी दिखाया, सिंध क्षेत्र आज का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहां पर लगाया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या बोलोगे, किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया ये। और अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि भैया कश्मीर वाला जो क्षेत्र था, कश्मीर पर जजिया किसने लगाया, तो आप हमेशा कहना ऐबक ने। अभी आएगा ऐबक बाद में, तब लगवाएंगे। कश्मीर पर जो ब्राह्मणों पर जजिया लगाएगा, वो फिरोज शाह तुगलक लगाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ब्राह्मणों पर, यानी क्या भैया, अब से पहले ये ब्राह्मणों पर नहीं लगता था जजिया, तो जजिया विकलांग लोगों पर, वृद्धों पर और ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। विकलांग का मतलब है जो दिव्यांग हैं, अपाहिज लोग, और बोला गया जो आपके क्या है, महिलाएं हैं, विधवा हो गई, ब्राह्मणों पर, इन पर नहीं लगता था। पहली बार ऐसा होगा कि ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक लगाएगा, फिर अकबर इसको हटाएगा, फिर औरंगजेब इसको लगा देगा आपका, अकबर इसको 1564 में हटा देगा जजिया को।
और औरंगजेब आकर के इसको फिर थोप देगा, फिर ये हटता रहेगा। मोहम्मद शाह रंगीला, मैं आपको बताऊंगा, मुगल साम्राज्य के समय ये हट जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जजिया क्यों लगाया गया, ताकि इस्लाम में संख्या बढ़ाई जा सके। ठीक है, आगे आएंगे, ध्यान से देख लेना। सिंध पर जजिया कर लगाया, और प्यारे बच्चे किस पर लगता था? गैर मुस्लिमों पर लगता था। ठीक है, ब्राह्मण, विधवा, विकलांग पर नहीं लगता। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। इन सब की जानकारी मिलती है हमको चचनामा से। कौन सी पुस्तक से? चचनामा बुक है। बहुत सारे लोग कहते हैं चचनामा के राइटर नहीं है, लेकिन आप लोग लिखना, अली अहमद ने लिखा है। अली अहमद कौन है? ये राइटर हैं। अब दो कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं इससे। कौन सी दो बेटियों को ले गया? सूर्यमला और परिमला। और ये इतिहास आपको इसलिए बताना भी जरूरी है। हम लोग ये इतिहास पढ़ते हैं आक्रमणकारियों का, अत्याचारियों का, जो हम प्यारे बच्चे इतिहास पढ़ते हैं इसके लिए, ताकि आप इससे प्रेरित हो पाए, आप जान पाए क्या हुआ है। तो इन दोनों बेटियों को ले जाया गया, लेकिन दोनों बेटियों ने चाल चली। उन्होंने जब अलहजाज के सामने उनको अलहजाज सॉरी खलीफा के सामने जब पेश किया गया, तो खलीफा से उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद बिन कासिम है, इसने, हम पवित्र नहीं है, इसने हमारे साथ दुराचार किया है। अब यहाँ दो किस्से मिलते हैं। एक तो किस्सा जो चचनामा का है कि मोहम्मद बिन कासिम को लोहे की जंजीरों से, तपती जंजीरों से बांधा गया खलीफा के आदेश पर, और कासिम को मार डाला गया। तो ये वर्णन कहां से मिलता है हमको? ठीक है, ये वर्णन हमको मिलता है प्यारे बच्चे कहां से? चचनामा से। ठीक है, अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? क्यों ये लोग आए थे? सर उस वक्त तो कंपास नहीं था। वह भैया, कंपास ने रास्ता आसान बनाया है। अरे लोग अंदाजे से चल देते थे, और मैंने तो बोला ये तो जमीनी स्थल से आए थे, पहले जहाज चलते थे, व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था, आप लोगों को नहीं पता है क्या? तो उस समय कंपास था, तो शायद कुछ रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी तो व्यापार होता था बंदरगाह से, लोथल से। आप कासिम की बात कर रहे हैं, अब व्यापार समुद्र में होता था हजारों वर्षों से। पहले टेक्नोलॉजी थी, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आज ही है। ये लूट करने के लिए आए, पहला उद्देश्य। इस्लाम का प्रसार करने के लिए ये आए, ये इनका दूसरा उद्देश्य था। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए हैं इसी सिंध क्षेत्र में, और इसी को हम बोलते प्रथम मुस्लिम शासक। तो कभी भी आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए, तो कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है, भैया ये तो राजा था क्या, इसने यहां पर शासन किया था क्या? नहीं, शासन नहीं किया था। सर वो जहाज किसने लूटा था? वो लुटेरों ने लूटा था, उसमें राजा दाहिर का कोई हाथ नहीं था। और अगर दाहिर का हाथ रहा भी होगा तो अच्छी बात है यार, लुटेरों को लूटना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर लूट भी लिया होगा, कोई उनका कोई षड्यंत्र रहा होगा इसमें, तो बेहतर है। आगे अरब आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा है? ऊंट हम पहले नहीं पालते थे, ऊंट पालन की शुरुआत अरब आक्रमण के बाद हुई, क्योंकि अरबी आपके वही जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का, उसके आसपास अरब देश है, तो ये ऊंट वहां पालते थे। उसके बाद ये ऊंटों से भारत आए, तो हमको पता चला। ठीक है, सनी उपाध्याय जी, टू मच थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। भैया आप अकेले ऐसे हैं जो सच बोल पाते हैं। नहीं प्यारे बच्चे, सच का मतलब ऐसा नहीं है, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है, कभी आप मेरे बारे में राय ना बनाएं। कभी कोई बच्चा, आप में से कोई बच्चा अगर मान के चले मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई बौद्ध होगा, कोई जैन होगा, अब मान के चलो मैंने बोला पुष्यमित्र सुन के समय बौद्धों ने धोखेबाजी की, अब लोग मुझे डायरेक्ट करने, हिट करने चले जाएं कि भाई भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सत्य बताने के लिए यहाँ पर,
किसी हिंदू ने अगर गलत किया है तो मैं उसको आपके ही सामने यहाँ बताऊंगा। कौन हिंदू गद्दारों ने देश के साथ गद्दारी की है, वो मुस्लिम गद्दार कौन है, मुस्लिम बेहतर कौन है, बौद्ध गद्दार कौन है, बौद्ध बेहतर कौन है, जैन गद्दार कौन है, जैन बेहतर। मैं आपके सामने सच पेश करने के लिए हूं। और बस इतनी उम्मीद आप लोगों से करूंगा, आप इसके लिए मेरा सहयोग करोगे और समर्थन करोगे कि हाँ भैया हमारे पास चीजें पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि क्यों ही का सत्य बताना है यार इन बच्चों को, कि किसके भले हैं ये बच्चे, किसके सगे हैं ये, इनको क्यों सत्य बताना है। अपना काम चलाओ अपने, करते हैं ना कॉमन पढ़ा देते हैं जैसे सब लोग पढ़ाते हैं, चाहे कोई कंट्रोवर्सी में फंसना। तो मेरे दोस्त अगर मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा होता हूँ इस एप्लीकेशन में, तो मैं उसके लिए किसी बच्चे को अगर मेरे शब्दों से आहत होता है कोई बच्चा, तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, ना मैं इधर रह के पढ़ाऊंगा ना इधर रह के। मैं एक बैलेंस में आपके पास सही चीजें पहुंचाने के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है। मानचित्र कला का विकास कब हुआ है प्यारे बच्चे? अरब आक्रमण। ये देखो एक फायदा पहुंचा हमको अरब आक्रमण से। कहते हैं ना कहीं से भी हमको कुछ सीखने को मिलता है। मानसून की जानकारी अरब आक्रमण के बाद में हुई है। खजूर की खेती कब किस आक्रमण का प्रभाव है? ये अरब आक्रमण का प्रभाव है। दशमलव सिद्धांत ये हमने अरबियों से आया, लेकिन अरबियों से जो दशमलव सिद्धांत आया वो अधूरा था। दशमलव सिद्धांत को हमारे प्यारे बच्चे अगर हम बोले कि दशमलव सिद्धांत तो इससे पहले हमारा गुप्तों के समय का है, आर्यभट्ट आदि ने इसकी अच्छी व्याख्या की। लेकिन दशमलव सिद्धांत ये एक रूप इसका चल करके कुछ प्रणालियां दशमलव सिद्धांत की अरब से भी भारत पर पहुंची, ठीक है। सर जी वी आर ऑलवेज विद यू। आ जाओ भैया, घड़ी लेनी है ये आपसे, मैंने कल भी मना किया है, घड़ी में किसी को नहीं दे सकता, ये बहुत अजीज घड़ी है, इसके लिए सॉरी, ये नहीं दे सकता। कोई नई घड़ी तुमको दे देंगे, तुम आ जाना। घड़ी तो तुम्हें दिला ही सकता हूँ मैं, बहुत कुछ दिया है तुमने मुझे, आना तुम, घड़ी मिलेगी। भैया मानसून क्या होता है? मानसून होता है प्यारे बच्चे, आपने देखा नहीं जब बारिश आती है, बारिश जो आती है तो मानसून के बारे में हमको पहले जानकारी नहीं थी। जैसे हम छोटे से थे हमको किसी ने बताया भैया 3 कुएं होते हैं हवा के, तो भगवान जी एक कुआं खोलते हैं, हमारी दादी बता रही थी हमको, एक कुआं खोलते हैं तो तेज हवा आती है, एक कुआं खोलते हैं तो उसमें गर्म हवा रहती है, एक कुआं खोलते हैं तो उसमें क्या होती है आपकी बारिश आती है। तो हमको तो ऐसे बताया गया, तो हमको मतलब पता नहीं था पहले। हम सोचते हवा कहाँ से आ रही है भैया, तो लगता था कि कोई कुछ होगा, ढक्कन हटाया होगा और हवा आई होगी। मिथ थे, यानी हमको पहली बार मानसून के बारे में जानकारी हुई तो ये अरबियों से हुई। मैं आपको बताऊंगा आगे, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको प्यारे बच्चे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, तो उसमें अलमकशीदी नामक व्यक्तियों का नाम आएगा। एक अलमकशीदी अरबी व्यक्ति है जिसने मानसून के बारे में सबसे पहले लिखा है, अलमकशीदी, ठीक है। आगे तो अरबी आए, अरबियों में कौन आया आपका? मोहम्मद बिन कासिम आया, भारत को लूटा, प्रचार प्रसार किया धर्म का और वापस चला गया। क्या बोलेंगे? वापस चला गया। इसके बाद में आते हैं तुर्क। क्या बोलोगे? तुर्क लोग, ये कहां से आए? अफगानिस्तान से। अब आप कहेंगे भैया अफगानिस्तान से 1893 में बना, ये क्या बात आप कर रहे हैं? अफगानिस्तान की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो अफगानिस्तान 1893 में बना है। ये पाकिस्तान हो गया और इसके पीछे वाला क्षेत्र ये क्या हो गया आपका? अफगानिस्तान। तो प्यारे बच्चे भारत था ये तो सब। तुर्क आक्रमणकारियों से हमारा मतलब है अफगानिस्तान वाली इन सीमाओं से आए हैं। अफगानिस्तान से मतलब होता है आज का जो अफगानिस्तान है वो वाला क्षेत्र, उसके समीपवर्ती या आसपास वाला क्षेत्र, गजनी और भैया यामिनी वंश से आए थे। हर किसी का एक वंश होता है, आपका एक वंश है। जैसे हम बोलते हैं भगवान श्री राम जी का इक्ष्वाकु वंश है, भगवान श्री कृष्ण जी यदुवंशी हैं, बोलते हैं ना हम ऐसे। इनका जो वंश था गजनी, गजनी क्या है? प्लेस है, जगह है। अफगानिस्तान से आप आगे की तरफ जाएंगे आज भी है गजनी स्थल। और यामिनी वंश, यामिनी वंश, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, कह रहा भैया ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऊंट का ज्ञान हमको हुआ,
तो ऊंट पालना सिंधु घाटी सभ्यता में था। लेकिन ये जो आधुनिक भारत है, आज वाला जो भारत है, जिसके बारे में हमको ज्ञात है, यहां जो ऊंट पालन की शुरुआत हुई है वो अरबी आक्रमण के बाद में हुई। ठीक है। यामिनी वंश, गजनी वंश, कौन से वंश के थे? गजनी का रहने वाला गजनी वंश, जिसको हम यामिनी वंश कहते हैं। और इस यामिनी वंश के जो फाउंडर हैं अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद गद्दी पर आया सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बाद में आया गद्दी पर महमूद गजनवी। ये क्रम हो गया किसका? गजनी वंश का। और सुबुक्तगीन वो व्यक्ति है जिसने भारत पर एक असफल आक्रमण किया है। और कभी भी पूछा जाए भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन है, टर्किस, टर्किस इन्वेडर, तो ये तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वो सुबुक्तगीन है। अरब कौन है? अरबी है मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की कौन है? तुर्की का आपका, जिसको टर्किस बोलोगे, तुर्क बोलोगे, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से जो है वो सुबुक्तगीन है, जो गजनी वंश पर अल्पतगीन के बाद बैठा था। लेकिन क्या ये सफल हुआ था? नहीं जी, ये असफल हुआ, असफल। और सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी भारत पर आया। कौन आया? महमूद गजनवी। कितने आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने, आपको पता है? कितनी बार भारत को लूटा? ऐसा ताली बजाते हो तुम देख के मजे आ गए, मजे आ गए, बड़े खुश होते हो तुम। ऐसे ही जब ये लोग आते थे ना यहाँ आक्रमण करने, आज देश का वो कौम, वो हिस्सा जो टूटते देश का मजाक बनाता है, और जब देश हित की कोई बात आती है तो ये दोगले लोग जो देश से हट करके बात करने लग जाते हैं एकदम से मानवता की, तो वही लोग हैं जिन्होंने देश को बेचा है। बड़े मजे आते थे लोगों के, अरे 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 वो आ रहा है देखो, लोग ताली बजा रहे थे खड़े होकर दूर से। कौन आया है? महमूद गजनवी आया है। वाओ, क्या तलवार चला रहा है ये। कहते नहीं है कि सब लोगों ने इकट्ठे होकर, हिंदुस्तानियों ने अगर ईंट भी मारी होती, कोई विदेशी ताकत भारत में ठहर नहीं पाती, कोई ताकत नहीं ठहर पाती। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ। जयपाल एक महान शासक, ये लोग अकेले लड़े हैं भाई, अकेले। सब लोग जो तमाशा देख रहे हैं ना, राजा दाहिर हारता थोड़ी, लगातार आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण। फाइनेंशियल मदद किसी ने नहीं की भारत में, अकेला व्यक्ति लड़ता रहा। 986 में सुबुक्तगीन आया था। ये क्या था? ये असफल है। इसके खिलाफ, जयपाल के खिलाफ इसने किया था, और जयपाल ने इसको बहुत लपेट दिया था, मतलब मार के भगाया था सुबुक्तगीन को। ठीक है, आगे आएंगे। अब आते गजनवी पे। ये गजनवी का असली फोटो लगा हुआ है। गजनवी जो गजनी वंश था, यामनी वंश था, उसमें सुबुक्तगीन के बाद गद्दी पर आया। पहले अल्पतगीन, फिर सुबुक्तगीन, फिर कौन? आपका महमूद गजनवी। 998 में गद्दी पर बैठा, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना जब वहां गद्दी पर आया। सुल्तान, सुल्तान का मतलब क्या होता है? जो एक क्षेत्र पर अपने कानून लागू कर सकता है। गाजी, ये हिंदुस्तान में बड़ी प्रचलित रही है। गाजी, गाजी कौन है? जो विधर्मी का कत्ल कर दे। विधर्मी कौन? हिंदू। तो उन्होंने बोला कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो विधर्मी है, देखा, और उनकी गर्दन काटोगे तो गाजी कहलाओगे। और भारत में बहुत सारे राजा होंगे जो इस्लाम का प्रसार करेंगे, तलवार के दम पर, घुटने पर लोगों को बिठा के बोलेगा तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएंगी अगर तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। यही तैमूर लंग ने किया 1398 में। दिल्ली से लाहौर लोगों को परिवर्तित करते हुए चला गया। लाखों की सेना जो हजारों लोगों का रोज कत्ल करते हुए, रोज गर्दन काटते हुए आगे बढ़ी। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक है। अन्य नाम, इसी के नाम है ये। अन्य नाम है यामीन उद्दौला।
भैया अरब के दोनों आक्रमणों को किसने असफल किया था? राजा दाहिर थे यार वहां पर। यामुन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाह और बुत सिकन, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। बोला हिंदुओं की देवी देवताओं की जितनी तस्वीरें हैं, इन लोगों को बड़ा प्राउड है अपने देवताओं के ऊपर, ये पूछते तो कुछ है नहीं इनको, जब जरूरत पड़ती है तब याद करते हैं ये ना। उन लोगों के पास पॉजिटिविटी आप सीखो। इस्लाम में लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना, आप कितनी बार लोग याद करते हो? तुम इतने मॉडर्न हो गए, पूजा पाठ हम लोगों ने बंद कर दिया, हम हाथ तक जोड़ना पसंद नहीं करते। जब हमारे ऊपर आफत आती है तब हम याद करते हैं। हमको दुनिया में सब जगह से सीखना होगा। बिलीव सिस्टम हमारे यहाँ बहुत था। वैदिक कर्मकांड दुनिया को हमने सिखाए हैं। ये हाथ जोड़ना, ये भगवान को पूजना, ये लोगों को हमने सिखाया है। इस सनातन सभ्यता से ही महात्मा बुद्ध ने सीखा, इस सनातन सभ्यता से ही आपका प्यारे बच्चे मोहम्मद साहब ने सीखा, सभी ने इसी से सीखा है। ऑल ऑफ, कोई भी ऐसा नहीं है। तो जो ना, जो सबसे पुराना है वहीं से तो सबने सीखा होगा। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो हिंदुओं का एक बिलीफ सिस्टम इसने कमजोर कर दिया। जब सोमनाथ पर गया तो कहते सोमनाथ मंदिर में तलवार ऐसे बीच में लटकी हुई, दीवारों से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके एक तलवार ऐसे लटकी हुई थी। भारत में बड़े स्थापत्य कला के कलाकार रहे हैं, आर्किटेक्चर, उन्होंने रोक दिया उसको चुंबकीय प्रभाव से। लोग बड़ी पूजा करते थे सोमनाथ मंदिर में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक दीवार जब तोड़ी, एक दीवार जब गजनवी ने तोड़ी, तलवार नीचे गिर गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, चुंबकीय प्रभाव खत्म हो गया। मूर्ख लोगों ने क्या सोचा? मूर्ख लोग सोचे कि देवी देवताओं की शक्ति इस गजनवी के सामने कमजोर पड़ गई, ये उनसे ज्यादा पावरफुल है। लोगों ने ऐसे झुक के सलाम किया। अगर लोग उठते और कोई तलवार उठा लेता उसी समय, गर्दन धड़ से अलग कर देता, तो हिंदुस्तान का सैनेरियो कुछ और होता। ध्यान से देख लेना, भारत पर जो आक्रमण हुआ है, तो मैंने बोला कि सुबुक्तगीन तो असफल हो गया, और 1000 एडी ये पहला आक्रमण था किसका? गजनवी का। भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। गुरुजी ये जो नमाज पढ़ते हैं एक तरफ मुंह करते हैं सब एक ही जगह, हाँ प्यारे बच्चे, उस दिशा को हम बोलते हैं, देखो नमाज पढ़ने की जो दिशा है उसको हम बोलते हैं किबला। किबला किधर है आपका? तो हम मानते हैं कि जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब थे, इनका जो पवित्र धाम है, यानी मक्का मदीना की तरफ चेहरा करके वो नमाज को पढ़ते हैं। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? भैया मोहम्मद बिन कासिम ही मोहम्मद बिन तुगलक था। विशाल भारती, बेटा मूर्खता की बातें नहीं करनी है। मोहम्मद बिन तुगलक आएगा आपका गद्दी पर 1325 में। अभी सन 1000 चल रहा है, वो 300 साल बाद आएगा, 1325 से 1351 आएगा। ठीक है, आगे चलें। भारत पर आक्रमण 1000 एडी में किया, लेकिन पहला सफल आक्रमण हुआ 1001 एडी में, जिसको हम वे हिंद का युद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? वे हिंद का युद्ध। और ये लड़ा गया आपका, क्या बोलेंगे, हिंदू शाही शासक जो सिंध के पास शासन कर रहे थे, जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी। जयपाल ने ही पहले सुबुक्तगीन को हराया था, और अभी कौन आ गया है आपका? गजनवी ने हरा दिया है वापस किसको? बोलेंगे एक बार, जयपाल को। ठीक है? अब आते हैं महमूद गजनवी पर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार। और ये किसने बताया है? लिखना, ये इतिहासकार हेनरी इलियट ने बताया है, जिनके कथन को स्टेटमेंट को सभी लोग मानते हैं। इतिहासकार हेनरी इलियट ने बताया है। कौन थे? इतिहासकार हेनरी इलियट ने बताया है कि 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। तो 1005 में कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण है, 17 नहीं पढ़ने आपको। मुल्तान पर 1008 में नगरकोट पर आक्रमण है, जिसकी तारीखें तुमको कई जगह किताबों में गूगल पर अलग अलग मिलती है, परफेक्ट डेट है। ठीक है?
1018 में कन्नौज राज्यपाल गुर्जर गुर्जर वंश के शासक थे 1018 में कन्नौज पर, क्योंकि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें अंत में जो विजय हुई वो गुर्जर शासकों की हुई। ये गुर्जर शासक थे। कालिंजर अभियान, यहां पर राजा विद्याधर थे जो एक चंदेल शासक हैं। ठीक है। 1025 सबसे महत्वपूर्ण है 16वां आक्रमण, ये है सोमनाथ पर। 1025 16वां आक्रमण कहां पर है? 16वां आक्रमण ये है सोमनाथ। और बहुत सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा आक्रमण था? 16वां था। कब किया गया? 1025 में। और सोमनाथ कहां पड़ता है? गुजरात पर। जहां के इस मंदिर को इसने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। ठीक है। क्या कर दिया? इस मंदिर को इसने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल मैं इसके आक्रमण और आतंक से आप लोगों को सारा परिचित कराऊंगा कि भारत में उस समय ऐसी क्या स्थिति थी, क्यों हम नहीं लड़ पाए थे, वो सारी चीजें। ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। भैया जी, अल्पतगीन कौन था? भैया बताया ना, अफगानिस्तान में जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था। ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सर मैं सोमनाथ से हूँ। वेरी गुड। इतनी पूज्य धरती से मेरे दोस्त आप हैं, बहुत बढ़िया। महाराणा प्रताप कब आएंगे? तो महाराणा प्रताप आएंगे प्यारे बच्चे जब अकबर को पढ़ाएंगे। हल्दी घाटी में आपको पढ़ाऊंगा 1575 में। और इतिहास पढ़ाएंगे आपको। जो इतिहास सच में आपसे बचाया गया ना, वो मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाने की। परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे ना, मैंने बोला 2 प्रश्न आएंगे इतिहास के, दोनों प्रश्न आप चुटकियों में बनाओगे। प्रॉमिस। बात है आपको जानना और सीखना। तो जानने और सीखने के लिए आप मेरे पास में है। मैंने बोला दुनिया में गणित आपको विकसित नहीं कर सकता, दुनिया में रीजनिंग, दुनिया में हिंदी आपको विकसित नहीं कर सकती, इतिहास आपको जोड़ता है। ये विषय पढ़ने का नहीं है, ये विषय सुनने का और समझने का। उसी काम के लिए मैं हूँ। मुख्य इतिहास हमारा यहीं से शुरू होता है। और यहाँ प्यारे बच्चे आधुनिक भारत तक क्या हुआ, आज का भारत कैसे बना, वो सारी चीज़ें मैं। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं प्यारे दोस्त। अब तो आपका शनिवार हो गया, मिलते हैं सोमवार को। अपना ख्याल रखना बहुत सारा। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और एक दिन मैं आपकी क्लास लगाऊंगा किसी दिन, संडे में। उस दिन कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा ना, बड़ा सा टॉपिक। बड़े सा टॉपिक है, जैसे मान के चलो मुगल आ गए, मुगलों के लिए एक बड़ा टॉपिक लाएंगे ताकि एक ही क्लास में हमारी भावनाएं जुड़ी रहें। क्या भारत में हो रहा है वो सब कुछ हम सीख पाए। उसी क्लास को मैं आपको तैयार करने के लिए मैप वैप लगा करके उसको तैयार कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से। ठीक है। 2 ढाई 3 घंटे की एक क्लास लेंगे बड़ी बढ़िया सी, जिसमें ताकि हमको सारी चीज़ें याद हो जाएं वहीं क्लास में। तो ख्याल रखिए और ज़रूर पढ़ लेना इसको, 5 मिनट सब याद हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।